हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं सुबह 11 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है, बेहतरीन क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप दे सकते हैं 2025 के एग्ज़ामों को देखते हुए यहाँ पर आपका रखा गया है। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है और जो भी आपकी एग्ज़ाम है ना, आप देख सकते हैं कि इस समय आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं। ये समझिएगा, चाहे पेट एग्ज़ाम हो या आपका आरओ एग्ज़ाम की तो डेट क्लियर ही हो गई है। जूनियर स्टेट उधर आपके जेल वार्डन वाली अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। मतलब हर चीज़ आपकी लगभग पास हो गई हैं। तो आप लोग जीके जीएस मेहनत करेंगे तो सफलता पा लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग मेरिट से आप लोग पीछे आ जाएंगे। 2-3 नंबर की बात होती है और 2-3 नंबर जो आपके कम होते हैं वो आपकी जीएस में ही कम होते हैं। बाकी आप लोग कवर कर लेते हैं। हिंदी कोई कंपटीशन नहीं होता है, हिंदी सबको आने लगती है और सब लोग 10 दिन में तैयारी कर लेते हैं। रीजनिंग भी लगभग सबको आती है, वो 15 दिन में रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। रही बात होती है आपकी जीएस की, अगर जीएस कंटिन्यू पढ़ेंगे तो जीएस में आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, अन्यथा लगभग सब चीज़ों में लगभग सबको आता है। आप सोचो नहीं हिंदी से हम सब कुछ कर लेंगे, तो हिंदी तो सबको आती है, यही सोच सबके अंदर होती है ना। लेकिन जीएस अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप आगे चले जाएंगे और ये 100% है। इसलिए जीएस पर फोकस करिए, मेहनत करिए और सफलता पाइएगा। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां शारदे, जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए, ईश्वर सर्व बनाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से सेशन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना स्कोर आपका जा रहा है। बाकी जहाँ पर आपको दिक्कत होती है तो बेसिक वाली क्लासें उनको भी आप देखते चलिएगा। साथ ही में और बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी फ्री पीडीएफ भी मतलब रखी गई हैं, है ना, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। पेड कोर्स में आपको देख सकते हैं, हमारा पेड कोर्स बिल्कुल आसान है, सस्ता है ना। 50 रुपये, 60 रुपये, है ना, ऐसे आपका कोर्स रखा गया है। जीके जीएस हो गया या आपका यूपी जीके हो गया। और उसके अंदर क्या है, जो 400 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री कर दी गई है ना। तो कोर्स के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आएगा। वो टेस्ट सीरीज एक एग्जाम के नहीं, हर एक एग्जाम के लिए है और जितना चाहे उतने आप लगा सकते हैं। लिमिटेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो उसका भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर बताना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो आप कहेंगे सर लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है, मतलब जो लाल मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। हर हर महादेव, खुश रहिए, इसे सफल बनाए। और याद रखिएगा, लाल जो आपकी लाल पीली मिट्टी होती है इसके स्थानीय रूप में मटासी मिट्टी कहते हैं। मतलब जो लाल और पीली, मतलब वही जो लाल मिट्टी है, पानी पड़ जाती तो पीली दिखने लगती है। तो आप कहेंगे सर लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से, स्थानीय मतलब ये हुआ छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ में इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है। राधे राधे भाई, राधे राधे। डंकन पास जो आपका है वो किसके पास है, तो आपको याद रखना है जो दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर जो आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है, इनको कहा है, किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 लाजवाब है और जबरदस्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब आ चुका है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। मतलब जो आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। 4 नंबर है और 4 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हम लोग भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानते थे, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध आपका है ना। इसमें से बाहरी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो कि राजस्थान में बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और आपसे कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है।
5 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में एक पड़ता है कुमाऊं क्षेत्र, और कुमाऊं क्षेत्र में त्रिशूल पर्वत आपका है, जो 3 चोटियों का एक समूह है, और भगवान त्रिशूल के समान दिखने के कारण इसको त्रिशूल पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और आपसे कह रहा है कि माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा यहां पर कह रहा है किस फसल की प्रजाति है। 6 नंबर आपसे कह रहा है, तो ये धान की प्रजाति है। सुगंधा भी आपने सुना होगा, है ना, धान या चावल, माही सुगंधा भी कहते हैं। और देखा जाए तो ये बासमती जो आपका था उसी अधिनियम के तहत ये घोषित किया गया था, तो इसका आंसर आपको सी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, और आपसे कह रहा है कि बाजार का जो नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था। बाजार का नियम जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, तो दोस्तों इनका नाम है जे.बी. से, है ना। जे.बी. से मतलब जीन बैसिस्ट से, क्या जीन बैसिस्ट से इन्हें कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर बाजार का नियम, या इसी को हम लोग से का नियम भी कहते हैं, बाजार के नियम को से का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब ये बताता है कि जो आपूर्ति है स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। मार्केट में अगर कोई चीज सस्ती होती है, लोगों की डिमांड ज्यादा होती है और लोग लेते ज्यादा हैं, और जैसे ही मार्केट में यहाँ पर भाव बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, लेने वालों की संख्या भी कम होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और आपसे कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई। हमने कहा था यहाँ पर बोरू भीरू दुबे राज, है ना, याद रखिए। बोरू, ये जो आपको हमेशा बताते भी हैं, बोरू और भीरू, बोरू भीरू दुबे राज, ये 4 कंपनियां हैं, जिसमें बोकारो जो लगी थी वो आपके 3rd वाले में आपकी लगी थी। बाकी यहाँ पर भिलाई है जो रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगी थी, ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन अगर बी आ गया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर जो आपका वैट है इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये जो आपका फ्रांस है, फ्रांस में सबसे पहले वैट को लागू किया गया था, याद रखिए। और ये जो आपका लागू किया गया था 1954 में। कब? 1954 में लागू किया गया था, ये आपके फ्रांस में। अगर हम आपसे बात करें भारत में कब लागू हुआ था, तो याद रखिए भारत में जो लागू हुआ था वो 2005 से लागू हुआ। और ये कब? तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 2005 से आपके भारत में लागू हुआ था जो आपका वैट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है 10 नंबर में कि एकमात्र सेक्चुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं, अभी तक सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, देख लीजिए। अगर आप लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी रहे उतने लोग पढ़ते रहे हैं, क्योंकि सफलता सबको नहीं मिलती है, और सफलता उसी को मिलेगी जो डेली मेहनत करेगा, वो भी जीके में। हर चीज आसान हो जाती है, रीजनिंग भी हो जाएगी, मैथ भी हो जाएगी, हिंदी भी चल जाता है ना, लेकिन जीके इतनी आसान होती नहीं है। जिनका आसान जीके है समझो उनका सिलेक्शन है। देखिए 10 नंबर का जवाब है यहाँ पर आ चुका है, आपका दची ग्राम है। दची ग्राम में आपके जो कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 11 नंबर, और आपसे कह रहा है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और आपसे कह रहा है जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर जीव मंडल सुरक्षित मतलब होगा क्या, तो आप कहेंगे सर जैसे कि मान लीजिएगा कृषि उत्पादों पर प्रयोग हो रहा है और विकास हो रहा है, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास हो जाएगा, वन्य भूमि की वनस्पति और प्राणी का परीक्षण हो गया, ये सभी चीजें आपकी आती हैं। जीवमंडल अर्थात जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके यहाँ पर सुरक्षा का उद्देश्य यही है कि ये सभी चीजें आपकी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 12 में, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 12 नंबर दिया है, और याद रखिए ये इनका नाम है जी रोसेन। क्या नाम है? जी रोसेन ने दिया था, और ये 1985 में दिया था। जैव विविधता जिसे बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी को हम बोलते हैं जैव विविधता, सर्वप्रथम 1985 में आपके वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। आपका आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो सदैव आकर्षित होता है। याद रखिए आकर्षित होने वाला जो आपका है जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक ऐसे ही मात्र फोर्स है जो सदा अपनी तरफ आपका आकर्षित करता है। मतलब दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, मतलब कभी ये दूर नहीं जाता है। तो आप कहेंगे सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने बताया था जो प्रकाश तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती है, माइक्रोवेव होते हैं, आपकी चुंबकीय तरंगे होती हैं। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे ये आप कहेंगे सर विद्युत चुम्बकीय नहीं है, ये यांत्रिक तरंगे हैं। क्या हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि शुष्क क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है। शुष्क क्षेत्र का धनोद जिसे हम बोलते हैं एनोड, ये जो बना होता है किसका होता है? याद रखिए कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा कार्बन, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल दमदार है। 2025 में आने वाले जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके हैं 5 ऑप्शन के साथ, वो आपको यहीं से आपको मिलेंगे। बस ये सीरीज को आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है हर्षचरित में यमचेट का उल्लेख मिलता है। यमचेट होते थे, मतलब हर्षचरित में एक शब्द आया है यमचेट। यमचेट का मतलब क्या होता था? इसका जो मतलब होता था याद रखिएगा, इसका मतलब होता था रात्रि में पहरा देने वाली जो स्त्री होती थी उसको यमचेट कहते थे। ऑप्शन नंबर आपको सी देना है, याद रखिएगा। ये बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे जिन्होंने हर्षचरित यहाँ पर बाणभट्ट की प्रथम रचना मानी जाती है। संस्कृत का ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब जो हर्षचरित ये संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। 17 की बात करते हैं। जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है ये धार्मिक समुदाय है आपका नयनार वंश, है ना। मतलब देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नयनार जो आपके हैं कुल मिला के देखा जाए जो शैव धर्म आता है, शैव धर्म कह सकते हैं। और ये जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है इसको हम लोग नटराज मंदिर भी कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित आपका है, याद रखिएगा। भगवान शिव को विशेष रूप से नटराज के रूप में देखा गया है और ये शैव धर्म कह भी सकते हैं। नयनार जो आपके शैव धर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं इसको बोलते हैं विलयन की सांद्रता। मतलब ये कह सकते हैं कि जो विलयन की कुल मात्रा है और उसमें मिश्रित विलयन की या विलय की कुल मात्रा का जो अनुपात हो जाएगा उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आपसे कह रहा है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है। नया शब्द जैसे ही मिले आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर निलंबन में कणों का जो आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 10⁵5 मीटर से बड़ा होता है ना। 10⁵5 से बड़ा होता है, इसका मतलब 5 और 7 के बीच होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, अपनी नंगे आंखों से देखा भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। देखिए 20 नंबर में ये आपका होता है हाइड्रोजन। मतलब जितने भी आपके अम्ल होते हैं ये क्रियाशील धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो याद रखिए गैस उत्पन्न होती है। गैस होती है हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पर उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 21 की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर नाभिकीय मॉडल ये आपके दिया रदरफोर्ड ने। यहाँ पर ग्रही मॉडल आपके नील्स बोर ने दिया है। क्वांटम मॉडल आपके एरविन श्रोडिंगर ने दिया है। इसका मतलब सभी सही है। यहाँ पर कह रहे कौन सुमेलित नहीं है तो आप क्या कहेंगे सर इसमें सब तो सुमेलित है, मतलब ऑप्शन आपको डी लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और आपसे कह रहा है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है। ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बीच जो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो एकल सहसंयोजन बंध होते हैं, एकल बांड के साथ जुड़े होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। मतलब जब आपके 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं, है ना, जैसे आपका Cl यहाँ पर आपका दिया है क्लोरीन, है ना, और यहाँ पर आपका है तो सिंगल बांड के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है।
याद रखिए वर्ग 2 जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, समूह 2 या वर्ग 2 के जो ए आपके आते हैं, इस तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय कहते हैं। जैसे कि आपका बेरियम हो गया ना, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो आपके होते हैं सब आपके सेकंड वर्ग में आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और आपसे कह रहा है लूनार कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। याद रखिएगा लूनार कास्टिक है, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग लूनर कास्टिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। लूनर कास्टिक अगर सूत्र की बात करते हैं तो यह होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। ये आपका होता है, याद रखिएगा, है ना। क्रिस्टलीय रूप में होता है, रंगहीन भी होता है। यहाँ पर जो आपके इसका उपयोग जैसे फोटोग्राफी हो गया या चिकित्सा के क्षेत्र में मसा हटाने के लिए होता है, घाव को साफ करने के लिए होता है, इन क्षेत्रों में इनका प्रयोग भी यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 25 नंबर में निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। ऐसे जंतु बताना है जिनका हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, अर्थात 4 भागों में डिवाइड होगा, जो स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, 4 कक्षी में होते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए पक्षी हो गया, मानव हो गया, मगरमच्छ हो गया। जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय की कक्षा 4 होती है ना, अलिंद में आपके बटे होते हैं, नीले में बटे होते हैं, दो दो करके, तो उसी प्रकार इनमें से सभी मतलब पक्षी हो गया, मानव हो गया, मगरमच्छ, इनके हृदय की जो संख्या होती है, उनके कक्षकों की संख्या, मतलब समझ गए, एक हृदय में 4 पार्ट होते हैं, वो आपके होते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन जैसे आप मान लीजिएगा मछली हो गया, है ना, मछली हो गया या उभयचर आपके हो गए, उनके जो हृदय के बीच कक्षकों की संख्या होती है वो आपकी 3 होती है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26, कौन सा सुमेलित नहीं है। 26 नंबर आपका दिया है और पहले की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है अमाशय, अम्ल का निर्मोचन करना। बड़ी आंत जो होता है वो जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत क्या करती है? पचे हुए भोजन का रुधिर वड़ुओं में अवशोषण करते हैं। मतलब जो हम लोग जितना भी खाते हैं, जो चीजें खाते हैं, वो सीधा धीरे धीरे पेट से होती हुई आपके छोटी आंत में जाती हैं, और जब छोटी आंत में जाती हैं तो उसके अंदर जो भी आपके तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब जो भी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो हो गया, इन सब का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, और यहीं से ये आपके आंतों में प्रविष्ट होते हैं, आपके हर अंग में पहुंचते हैं और आपकी एनर्जी मिल जाती है। याद यह यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये बात आपकी गलत दी गई है। आप कहेंगे सर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि जरूर है लेकिन मिश्रित ग्रंथि नहीं है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि नहीं है। मिश्रित ग्रंथि में होता है अग्न्याशय, है ना, अग्न्याशय हो गया, और आपकी थायराइड ग्रंथि हो गई, ये मिश्रित ग्रंथि में आती है। तो थायराइड जो आपकी होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। ये जो यकृत है कम से कम 100 बीमारियों का आपका ये घर माना जाता है। जो यकृत है, अगर आपका यकृत सही है तो कम से कम 100 बीमारियां आपसे दूर रहेंगे। अगर आपका यकृत, जिगर, जिसे गुर्दा बोलते हो, यकृत बोलते हो, सब लीवर बोलते हो, ये 100 बीमारियों को सही करता है। याद रखिएगा 100 बीमारियां इसमें से कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। देखो ऑक्सीजन रहित, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रहित दिया है, इसका मतलब है इसमें CO2 प्रवाहित होता होगा, और CO2 प्रवाहित होता होगा तो आप कहेंगे सर ये जो आपका महाशिरा होता है, महाशिरा मतलब हृदय के दाहिने भाग में जो दायां अलिंद है और दायां नीला से होकर फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, वो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, और ये रहित दिया गया है जो रक्त संचरण में, तो आप कहेंगे सर ये महाशिरा आपकी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में देखा जाए, है ना, तो वाष्पोत्सर्जन होता है। इनकी रचनाओं में जो जिम्मेदार होता है वो आपका होता है एस्टोमेटा। क्या होता है? एस्टोमेटा बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। कुल मिला के जो पत्तियां होती हैं, और पत्तियों की अगर हम बात करते हैं तो पत्तियों में से डंठल होता है, और डंठल में से क्या होते हैं, इनमें से जो डंठल होता है रंध्र, इन्हें कहते हैं, इन्हीं से वाष्पोत्सर्जन होता है। याद रखिएगा एस्टोमेटा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो परागकणी आपका है। 29 नंबर दिया है, मतलब परागकण ये होता है कि एक जगह से कोई चीज में, जैसे फूलों में बैठ गए, मधुमक्खियां होती हैं, एक फूल में बैठती हैं,
उस फूल से भी दूसरे फूल में जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंडाणु को दूसरे अंडाणु में पहुंचाती हैं, अर्थात ये परागकण होता है। तो कहेंगे सर चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी जो आपके होते हैं ये परागकण में आते हैं। 29 का ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और आपसे कह रहा है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। देखिए जो खानवा का युद्ध है वह बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, और देखा जाए तो इस युद्ध में जो हुआ था यह कब हुआ था, 1527 में हुआ था। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और आपके उत्तरी भारत में सत्ता स्थापित किए हुए थे, है ना, और इधर आपके थे बाबर, जो कि आपकी 1527 में, वो भी अगर पूछे तो 16 मार्च आपको बताना है, 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। ये जो खानवा का युद्ध है बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा गया, और देखा जाए तो आपके राणा सांगा ने बाबर की सेना को पीछे कर दिया था, लेकिन बाबर ने जिहाद घोषित किया, यानी कि अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद कहा, जैसे मान कहते हैं जिहाद, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कहते हैं अगर आप जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, और हार गए तो समझो कि आपको किसी प्रकार की जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार से मोटिवेट किया, और इसके बाद बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को हरा दिया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के टैक्स जैसे तमगा कर थे इसको फ्री कर दिया, कुछ सिक्के बंटवाए थे अपनी सेना में अपने क्षेत्र में, ना, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 31 से कह रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद की संत से संबंधित है। हमने कहा द्वैताद्वैतवाद, है ना। देखो द्वैतवाद अलग होता है, द्वैताद्वैतवाद हमने एक आपको बताया कि जैसे आपका होता है नींबू का अचार अगर आपको अच्छा लगे तो आप कहेंगे देते जाओ देते जाओ, तो आप कहेंगे सर द्वैताद्वैतवाद निम्ब का अचार, है ना, नींबू का अचार निम्बाचार, द्वैताद्वैतवाद, आपका आंसर डी इसके साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और आपसे कह रहा है सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। 32 नंबर की बात करते हैं तो दीवान ए कोही नामक एक विभाग था जो आपकी कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना करवाया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। दीवान ए अमीर कोही, पूरा नाम होता है दीवान ए अमीर कोही। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33 और आपसे कह रहा है द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी। द्वितीय जैन संगीति आपके वल्लभी, आप लोग जानते हैं वल्लभी वर्तमान में गुजरात में है। दोस्तों याद रखिएगा, आयोजित की गई थी और अध्यक्षता किया था देवर्थी क्षेम शर्मा ने किया था, और कहीं ना कहीं वल्लभी आपके गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपके जो अरबी लेखक था ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी के साथ ये अरबी लेखक आया था अलबरूनी, एक फारसी विद्वान था और महमूद गजनी के साथ भारत पर आक्रमण में भी गया था। क्वेश्चन आपका 35 और आपसे कह रहा है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से क्या है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है पंचविश को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसको हम पंचविश कहते हैं, या इसे तांड्य ब्राह्मण कहते हैं, जिसे पंचविश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐतरे मत लगा देना, तुक्का मत मार देना, क्योंकि यहाँ पर सामवेद की बात हो गई है, ऋग्वेद की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि जो आपके गांव में आयोजित हुई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, है ना, फैजपुर आपने नाम सुना होगा, और देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जो किया था 36 नंबर में वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है 37 दिया गया है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जेम्स हिक्की के द्वारा, है ना, जेम्स जो हिक्की हैं इनके द्वारा 1780 में यहाँ पर शुरू किया गया था, अंग्रेजी भाषा में था। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 38 और आपसे कह रहा है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। याद रखिए इनका नाम है कार्नवालिस। कार्नवालिस को याद रखिए सिविल सेवा या भारत में नागरिक सेवा, याद रखिए नागरिक सेवा को ही हम लोग सिविल सेवा कहते हैं। आईएएस जो आपकी परीक्षाएं वगैरह होती हैं वो सिविल की परीक्षा कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये कार्नवालिस, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। संस्था और संस्थापक की बात किया है। आप कहेंगे सर विश्व भारती संस्था, इसके संस्थापक जो आपके रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। अभिनव समाज आप जानते हैं वीडी सावरकर हो जाएंगे। वेद समाज की बात करते हैं तो वेद समाज में आपकी जो थे वो आपके केशव चंद्र सेन थे। और देव समाज की बात करते हैं तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जो आपके हैं ये अग्निहोत्री हो जाएंगे। डी नंबर इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और 40 और आपसे क्या दिया गया है इसको समझिएगा। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो अपने यहाँ पर संविधान है, संविधान जो लाया गया है वो अलग अलग देशों से लाया गया है। वो भी कहते हैं ना कि नकल टिपना, उसी प्रकार से हर देशों से कहीं ना कहीं कुछ को देखा गया और उसके बाद उसी के अनुसार अपनाया गया। यहाँ पर स्रोत दिया है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? 40 नंबर में देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की देन है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया के आपके है और मौलिक कर्तव्य जो दिए हैं आपके अमेरिका दिया गया है। आपको याद होगा मौलिक अधिकार तो अमेरिका से हैं लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके रसिया से हैं अर्थात आपके रूस से हैं। याद रखिए सोवियत संघ से है, इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 और आपसे कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? धन विधेयक, हमने कहा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जो संविधान में वर्णन है वो आपका है किसमें? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे लोग गलती करेंगे। हमने कहा विशेष प्रक्रिया का प्रावधान। सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक अगर पूछता तो हम 110 कर देते, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान और जवाब आया भी है आर्टिकल नंबर 109 जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। मतलब 109 में धन विधेयक से संबंधित विस्तार में से इनके बारे में जिक्र किया गया है ना। तो याद रखिएगा कि जो धन विधेयक पारित होता है, नहीं होता है, कब पारित होता है, वो सब चीजें आपको इससे मिलेंगे। बाकी धन विधेयक आपका 110 में होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार जो आपका भारत है, याद रखिएगा यहाँ पर 42 नंबर में आप कहेंगे सर ये राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं जिसे इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके अगला दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा और आपसे कह रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? 43 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिया गया है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध मूल अधिकार है और ये जो आपका वर्गीकृत मिलेगा समता के अधिकार मिलेगा। किसमें? समता के अधिकार में, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 में है। उसी में से धर्म आदि जो आता है वो आपके 15 में आ जाता है। आर्टिकल धर्म जात लिंग भेदभाव नहीं करना है ना, ये आपके समता में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और कह रहा है कौन सा कथन असत्य दिया गया है? 44 नंबर में पहले को ऑप्शन देते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका कह सकते हैं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 45 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था में देखिए आपके GK वे राव समिति है, LM सिंघवी है, अशोक मेहता है, लेकिन PVN राव जो समिति है वो आपके पंचायती राज से नहीं जुड़ी है। बाकी और भी आपके होते हैं, जैसे आपका RN जो आपके NR नारायण मूर्ति होते हैं, है ना, एक कारपोरेट प्रशासन से संबंधित थे, तो इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 और आपसे कह रहा है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये 69 नंबर का संविधान संशोधन है और इसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा यहाँ पर दिया गया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 47 और आपसे कह रहा है बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का जो संबंध है वो आपके है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कह सकते हैं जो राजनेता होते थे ना, राजनेता और अपराधियों की जो साठगांठ होती है, राजनेता हो गए और अपराधियों की जो साठगांठ हो जाती है ना, अपराधी होते हैं राजनेता से मिल जाते हैं, तो इनकी जो साठगांठ है ये आपका बोहरा समिति थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। एक प्रकार से हम नौकरशाही कह सकते हैं, है ना,
यहाँ पर 1993 में जो आपका मुंबई बम धमाका हुआ था उसके बाद ये समिति आपकी आई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 48 और आपसे कह रहा है एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? चलो, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक ही राज्य में दिया है, और एक ही राज्य में बहने वाली नदी आपकी कौन सी हो सकती है? यमुना नदी तो हो ही नहीं सकती, कई राज्यों में जाती है। गोमती नदी तो आपकी हो ही नहीं सकती है, और गंगा नदी तो आपकी हो ही नहीं सकती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। लूनी नदी एक ऐसी नदी है, लूनी नदी एक ही ऐसी नदी है जो आपके राजस्थान में ही बहती है, और राजस्थान में ही ये आपकी लगभग खत्म हो जाती है। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ये पूछ लेता भारत के किसी राज्य में सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ये शब्द न लगाता एक ही राज्य, तो फिर आपकी गंगा हो जाती। अगर ये दिया होता कि किसी भी राज्य में, है ना, मतलब किसी भी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी, तो फिर गंगा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ आपके यूपी से इतनी लंबी है ना, ये कह सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे सर जी ये बताइएगा लूनी नदी की लंबाई कितनी है? अगर पूछे लूनी नदी की लंबाई जो आपकी है वो आपकी है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर गंगा की अगर हम बात करें कि सर यहाँ पर गंगा जो है यूपी में बहती है ना, बोलेंगे जो गंगा है वो यूपी में बहती है, कितनी है? अगर गंगा की यूपी में पूछे तो आप कहेंगे सर 1140 किलोमीटर है गंगा की लंबाई यूपी में। लेकिन ये गंगा नदी कई राज्यों से जाती है, गंगा नदी कई राज्यों से जाती है, और इसमें पूछा है एक ही राज्य। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 है और आपसे कह रहा है विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश बताना है। एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये है आपका उरुग्वे, है ना। उरुग्वे जो आपका है ये 1930 में दोस्तों, कब? 1930 में सबसे पहले अर्जेंटीना को फाइनल में हराया था, है ना। और 1930 में आयोजित किया गया था पहला विश्व कप। उसमें उड़ उड़ के मारा, ऐसे याद रखिए, उड़ उड़ के मारा फुटबॉल को, इसलिए उरुग्वे जीता फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? जो यवन थे वो आपके भारत में आक्रमण किए थे, ये आपका कौन सा ग्रंथ है? 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गार्गी संहिता। याद रखिए ये जो आपका गार्गी संहिता है इसमें इनका वर्णन मिलता है, इनके विषय में बताता है। इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो सी हो जाएगा। ये टॉप 50 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट होते हैं। बाकी आप लोग ये जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपका गया है। अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही जा रहे हैं तो ठीक जा रहे हैं 50 में से, लेकिन जब डेली पढ़ेंगे तभी आप जीके में मजबूत हो जाएंगे। बाकी ऐसे टाइम पास करने के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।